दोस्तों सीन इमेजिन कीजिए। पेरिस 1902। रात के 2 बज रहे हैं। एक छोटा सा बेडरूम है। अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में बेड की साइड टेबल से एक अजीब सी नीली रोशनी ब्लू लाइट आ रही है। ये रोशनी किसी बल्ब की नहीं है। ये रोशनी एक छोटी सी कांच की शीशी ग्लास वायल से आ रही है। उस बेड पर एक औरत लेटी है। उसकी उंगलियां जली हुई हैं। उसके हाथ फटे हुए हैं। वो इस नीली रोशनी को देखकर मुस्कुरा रही है। वो इसे माय ब्यूटीफुल रेडियम कहती है। वो अक्सर इस शीशी को अपनी जेब में रखती है, कभी कभी अपने तकिए के नीचे रखती है। उसे नहीं पता कि ये खूबसूरत नीली रोशनी रेडिएशन है। ये धीरे धीरे उसकी हड्डियों को अंदर से गला रही है। ये वही एलिमेंट है जिसे आज हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स और कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। उस औरत का नाम है मैरी क्यूरी। आज 90 साल बाद भी उसका शरीर, उसके कपड़े, उसका फर्नीचर, यहाँ तक कि उसकी कुकबुक भी रेडियो एक्टिव है। अगर आज आप उसकी नोटबुक को छू लें तो आपको कैंसर हो सकता है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने इंसानियत को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये कहानी जिद, लव और सैक्रिफाइस की है। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द गर्ल हु फेंटेड फ्रॉम हंगर, 1867 1891। द फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी। मैरी क्यूरी का असली नाम मारिया स्क्रोडोस्का था। जन्म 1867, वॉर्सॉ, पोलैंड। उस वक्त पोलैंड गायब हो चुका था। रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। रशियन सोल्जर्स चाहते थे कि पोलिश कल्चर खत्म हो जाए। स्कूल्स में पोलिश भाषा बोलना मना था। लड़कियों को यूनिवर्सिटी जाना मना था। मैरी के पिता एक टीचर थे, लेकिन उन्हें जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो पोलिश थे। घर में इतनी गरीबी थी कि मैरी को बचपन में ही पता चल गया था कि नॉलेज इज पावर। मैरी को पढ़ना था, लेकिन कहाँ? उसने ज्वाइन किया द फ्लाइंग यूनिवर्सिटी। ये कोई असली यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये एक इल्लीगल सीक्रेट ग्रुप था। ये लोग रात को बेसमेंट में मिलते थे, जगह बदलते रहते थे ताकि रशियन पुलिस उन्हें पकड़ न ले। अगर पकड़े जाते तो सीधा साइबेरिया की जेल होती। वहां मैरी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी। द पैक्ट ऑफ सिस्टर्स। मैरी की एक बड़ी बहन थी, ब्रोनिया। दोनों को पेरिस जाना था पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां लड़कियां यूनिवर्सिटी जा सकती थीं, लेकिन पैसे नहीं थे। तो उन्होंने एक बिजनेस डील की। मैरी ने कहा, ब्रोनिया तुम पहले जाओ, मैं पोलैंड में रुककर गवर्नेस आया का काम करूंगी और तुम्हें पैसे भेजूंगी। जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो तुम मुझे बुला लेना। सोचिए, 17 साल की लड़की। अगले 6 साल तक मैरी ने दूसरों के बच्चे संभाले, झाड़ू पोछा किया ताकि उसकी बहन पढ़ सके। वो रात को कैलकुलस पढ़ती थी जब सब सो जाते थे। द रैडिश डाइट। 1891 में मैरी फाइनली पेरिस आई, सॉर्बोन यूनिवर्सिटी। वो वहाँ की गरीब तरीन स्टूडेंट थी। वो 6th फ्लोर के एक ठंडे कमरे एटिक में रहती थी, जहाँ हीटिंग नहीं थी। सर्दियों में पानी जग में जम जाता था। वो अपने ऊपर सारे कपड़े, टॉवल्स, यहाँ तक कि कुर्सी भी रख लेती थी ताकि ठंड से ना मरे। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। वो हफ्तों तक सिर्फ मूली और ब्रेड खाकर जिंदा रहती थी। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, इस लड़की को दवाई नहीं, खाना चाहिए। लेकिन जब उसे होश आया वो वापस लाइब्रेरी गई। क्यों? क्योंकि उसे फिजिक्स से प्यार था। उसने वहां क्लास में टॉप किया। 1800 स्टूडेंट्स में से फर्स्ट आई। चैप्टर 2, द शेड एंड द ब्लू ग्लो, 1894 1903। मीटिंग पियर। मैरी को एक लैब चाहिए थी रिसर्च के लिए। किसी ने उसे मिलाया पियर क्यूरी से। पियर एक शाय साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीजो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की थी। उन्होंने मैरी को देखा, एक लड़की जो एसिड से जले हुए कपड़े पहने थी और मैग्नेट के बारे में बात कर रही थी। पियर को प्यार हो गया। उन्होंने मैरी से कहा, तुम्हारे बिना मेरा साइंस अधूरा है। दोनों ने शादी की। उनका हनीमून क्या था? बाइसिकल्स पर घूमना। द पिच ब्लेंड मिस्ट्री। 1896 में हेनरी बेकरेल ने देखा कि यूरेनियम से कुछ रेज निकलती हैं। मैरी ने सोचा, क्या और भी एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी देते हैं? उसने एक पत्थर टेस्ट किया, पिच ब्लेंड यूरेनियम ओर। उसने देखा कि पिच ब्लेंड में यूरेनियम से 4 गुना ज्यादा एनर्जी है। मैथ मैच नहीं कर रहा था। मैरी ने कहा, इस पत्थर के अंदर कुछ छुपा है, एक नया एलिमेंट। साइंटिस्ट कम्युनिटी हंसी, एक लड़की हमें केमिस्ट्री सिखाएगी? उन्होंने कहा, अगर नया एलिमेंट है तो हमें दिखाओ, उसे आइसोलेट करो। प्रॉब्लम ये थी कि वो एलिमेंट पिच ब्लेंड में बहुत कम मात्रा में था। उसे निकालने के लिए उन्हें टन्स, हजारों किलो पत्थर को उबालना था, बॉयल करना था। द 4 ईयर ग्राइंड। यूनिवर्सिटी ने उन्हें लाभ देने से मना कर दिया। उन्होंने उन्हें एक पुराना शेड, तबेला दिया। वहां छत टूटी हुई थी। बारिश होती तो अंदर पानी टपकता था। गर्मी में वो अवन बन जाता था। वहां अगले 4 साल तक मैरी और पियर ने मजदूरों की तरह काम किया। मैरी 20-20 किलो की लोहे की रॉड्स उठाती और उबलते हुए केमिकल्स को हिलाती। पूरा शेड जहरीली गैस से भरा रहता था। उनके पास एग्जॉस्ट फैन नहीं था।
वो वहाँ खाना खाते थे रेडियो एक्टिव डस्ट के बीच। 1902, 4 साल की मेहनत, 10 टन पत्थर। आखिर में मैरी के पास एक छोटी सी ट्यूब में 0.1 ग्राम सफ़ेद पाउडर बचा। उसने दुनिया को दो नए एलिमेंट्स दिए। पोलोनियम अपने देश पोलैंड के नाम पर, रेडियम रे या रोशनी के नाम पर। ये रेडियम अंधेरे में चमकता था, ये मैजिक था। इसके लिए उन्हें 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। मैरी पहली महिला थी जिसने ये जीता। द बिजनेस मिस्टेक और मॉरल विक्ट्री। अब ध्यान से सुनिए, बिजनेस लेसन। रेडियम कैंसर सेल्स को मार सकता था। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज बन गई। 1 ग्राम रेडियम की कीमत उस वक्त $100,000 थी, आज के हिसाब से करोड़स। अमेरिकन बिजनेसमैन आए, उन्होंने कहा, मैरी, रेडियम का पेटेंट करा लो, तुम दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाओगी। मैरी क्यूरी ने पियर की तरफ देखा। उन्होंने कहा, रेडियम इज एन एलिमेंट, इट बिलोंग्स टू द पीपल, नॉट टू मी। उन्होंने पेटेंट लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी मेथड सबको फ्री में बता दी। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ठुकरा दिए ताकि गरीब से गरीब कैंसर पेशेंट का इलाज हो सके। क्या यह बिजनेस फेलियर था? शायद, लेकिन ये इंसानियत की जीत थी। चैप्टर 3, द ट्रेजेडी एंड द स्कैंडल, 1906-1911। द हॉर्स कैरेज। लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन 19 अप्रैल 1906 पियर क्यूरी सड़क क्रॉस कर रहे थे। बारिश हो रही थी, वो फिसले। एक भारी घोड़ा गाड़ी तेजी से आ रही थी। पहिया सीधे पियर के सर के ऊपर से निकल गया। पियर की मौत मौके पर ही हो गई। मैरी का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो पियर के खून से सने हुए कपड़े संभाल कर रखती थी। वो अपनी डायरी में पियर से बातें करती थी। सॉर्बोन यूनिवर्सिटी ने पियर की जॉब प्रोफेसर मैरी को ऑफर की। वो पहली महिला प्रोफेसर बनी। पहली क्लास में हॉल खचाखच भरा हुआ था। सबको लगा वो रोएंगी। मैरी आई और वहां से लेक्चर शुरू किया जहां पियर ने छोड़ा था। शी टर्न हर पेन इनटू पर्पस। द लैंजेविन अफेयर। 1911 में मैरी 44 साल की थी। वो अकेली थी। उसे प्यार हुआ पॉल लैंजेविन से, जो पियर का स्टूडेंट था। पॉल शादीशुदा था लेकिन अपनी वाइफ से अलग रहता था। उनके लव लेटर्स लीक हो गए। फ्रेंच मीडिया ने मैरी को मॉन्स्टर बना दिया। ये पोलिश औरत हमारे फ्रेंच घर तोड़ रही है, ये ज्यू है। वो नहीं थी। भीड़ ने मैरी के घर को घेर लिया, पत्थर मारे। मैरी को अपनी बेटियों आयरीन और ईव के साथ घर छोड़कर भागना पड़ा। वो छुपे हुए रहती थी। उसी वक्त स्वीडन से खबर आई, यू हैव वन अ सेकेंड नोबेल प्राइज केमिस्ट्री। कमिटी ने कहा, प्लीज मत आओ, स्कैंडल चल रहा है। मैरी ने जवाब दिया, द प्राइज हैज बिन गिवन फॉर द डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम एंड रेडियम। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन माई साइंटिफिक वर्क एंड माई प्राइवेट लाइफ। वो वहां गई, सर उठाकर अवार्ड लिया। वो दुनिया की इकलौती इंसान थी उस वक्त जिसके पास 2 नोबेल थे। चैप्टर 4, द एंजल ऑफ वॉर, 1914-1918। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। जर्मन आर्मी पेरिस की तरफ बढ़ रही थी। मैरी चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि सोल्जर्स मर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि गोली कहाँ फंसी है। एक्सरे मशीन्स थी, लेकिन वो बड़े हॉस्पिटल्स में थी, बॉर्डर पर नहीं। मैरी ने कहा, अगर सोल्जर एक्सरे के पास नहीं आ सकता तो एक्सरे सोल्जर के पास जाएगा। उसने अमीर औरतों से पैसे मांगे। उसने 20 वैन्स खरीदी। उनमें एक्सरे मशीन्स और जनरेटर्स फिट किए। इन्हें नाम दिया गया द पतीत क्यूरीज, लिटिल क्यूरीज। लेकिन ड्राइव कौन करेगा? मैरी ने खुद ड्राइविंग सीखी। जब तक औरतें ड्राइव नहीं करती थीं, उन्होंने मैकेनिक का काम सीखा, टायर बदलना सीखा। वो अपनी 17 साल की बेटी आयरीन को लेकर जंग के मैदान ट्रेंचेस में गईं। वहां गोलियां चल रही थीं, बॉम्ब्स गिर रहे थे। मैरी एक वैन लेकर फील्ड हॉस्पिटल पहुंचती। वो डॉक्टर्स को सिखाती कि एक्सरे कैसे यूज करना है। उसने अकेले 1 मिलियन सोल्जर्स का एक्सरे किया, हड्डियों के फ्रैगमेंट्स ढूंढे, गोलियां ढूंढी, हजारों हाथ पैर कटने से बचाए। उसकी बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही थी, एक्सरे मशीन से, रेडियम से। वो थक रही थी, उसकी आंखें कमजोर हो रही थी, कान में आवाज आती थी, बजिंग। लेकिन वो रुकी नहीं। जब वॉर खत्म हुआ तो फ्रांस ने उसे कोई मेडल नहीं दिया, क्योंकि वो एक औरत थी और फॉरेनर थी। लेकिन सोल्जर्स जानते थे कि किसने उन्हें बचाया है। कंक्लूजन, द प्राइस ऑफ लाइट। द रेडियो एक्टिव कॉफिन, 4 जुलाई 1934। मैरी क्यूरी की मौत हुई। बीमारी ए प्लास्टिक अनीमिया। उनकी बोन मैरो खत्म हो चुकी थी। क्यों? रेडिएशन की वजह से। जिस चीज को उन्होंने ढूंढा, रेडियम, उसी ने उसे मार दिया। वो रेडियम को अपनी चाइल्ड मानती थी, लेकिन वो चाइल्ड किलर निकला। जब उन्हें दफनाया गया, बरियल किया गया, तो उनकी बॉडी को लेड शीशे के कॉफिन में रखा गया, क्योंकि वो इतनी रेडियो एक्टिव थी कि वो मिट्टी को जहरीला बना देती। 1995 में उनकी बॉडी को पैंथियन हीरोज की जगह शिफ्ट किया गया। वहां भी उनका कॉफिन लेड से कवर किया गया। लेसन्स फ्रॉम मैरी क्यूरी। 1. वर्क इज माइंडसेट।
शेड में 4 साल तक उबालना, गरीबी में मूली खाना, वॉर में ट्रक चलाना। मैरी ने कभी बहाना नहीं बनाया। उनका कोट है, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। जिंदगी में डरना नहीं है, बस समझना है। 2. द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, हेल्थ वर्सेस पर्पस। उन्होंने अपनी हेल्थ इग्नोर की, ये हमारे लिए वार्निंग है। लेकिन ये दिखाता है कि जब पर्पस बड़ा होता है तो शरीर की परवाह खत्म हो जाती है। 3. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज फॉर द वर्ल्ड, बिजनेस। उन्होंने रेडियम पेटेंट नहीं किया। आज अगर हम कैंसर ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि मैरी ने पैसे से ज़्यादा लाइफ चूज की। आज जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और एक्सरे कराते हैं या कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी लेते देखते हैं, तो याद रखिए, इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक औरत की जली हुई उंगलियां हैं, बर्न्ड फिंगर्स, और एक नीली रोशनी है जो आज भी उसकी कब्र के अंदर चमक रही है। रुकिए मत, कीप डिस्कवरिंग। जय हिंद।